अगर इसके बगैर ये तैयार करके भी आपके अगर 150 तक नहीं जाते ना, फिर मैं कहता हूँ कि हाँ ये स्ट्रेटेजी ठीक नहीं। लेकिन आपको खुद ही पता लग जाएगा, जो मेहनती लड़का है उसे खुद पता लग जाता है। चले स्टार्ट करते हैं। एजाज साहब कोई सवाल है, बोले। नहीं सर, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं था, किसी और ने कुछ कहा होगा। अच्छा हाँ, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने माइंड से चीजें लेकिन निकाल दें। सर मैंने जो पास्ट पेपर है ना, वो मैंने इधर आपके जो टॉपिक आप पढ़ा चुके हैं ना, तो उनके हम्म साथ मैंने तैयारी की। तकरीबन उसने सारे क्वेश्चन यहीं से लिए हुए थे। जो टॉपिक आपने करवाया ना, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन थे जो हमने जो हाँ टॉपिक तो प्रीवियस वही। में पढ़ चुके हैं ना। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, माइंड ना कीजिएगा। मैंने 2019 का पेपर दिया। मुझे पेपर 140 नंबर का आता था। 60 नंबर के सवाल मैंने तैयार किए हुए थे, नोट्स बनाए हुए थे। मैं उन्हें तैयार नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम जॉब के लिए, वरना वो 170-80 नंबर आराम से आने थे। वही आप 20 का पेपर मैंने देखा, वही सारे टॉपिक। 21 का मैंने पेपर दिया। तमाम लोग मेरे साथ, यूटी मैकेनिकल इंजीनियर का लड़का बैठा हुआ था, नस्ट के बैठे हुए थे मेरे पास लड़के, प्याज के बैठे हुए थे। तो वो सब आधे घंटे बाद पेपर देकर निकल गए। मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पेपर इतना आता था कि मैं 150-160 तक उम्मीद लगा के आ गया हूँ, क्योंकि वो पेपर उसने थोड़ा सा वो पूछ लिया था। लेकिन सीएसएस वाले का रोल क्या है, उसने अपना किरदार क्या अदा करना है, उसने पास पेपरों को पकड़ना है, उनको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है और सवाल दे देना है। अभी एक वक्त होगा, एक लेक्चर मैं रखूंगा और मैं 20 साल पास पेपर आपके सामने रख के फिर मैं बताऊंगा आपको कि पिछले पेपरों में सिर्फ न्यूमेरिकल यू के तू उठा के वो स्टेटमेंट दे रहा है, पिछले पेपर्स के ही। अब इस बार 2021 में उसने फेर्मी ड्राग, बॉस आइंस्टाइन, मैक्सवेल इक्वेशन जो है उसका डिफरेंशिएट करना दे दिया। वही सवाल उसने 2016 में दिया हुआ था, सेम वही सवाल 10 नंबर का। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग प्लेंटी ऑफ बुक्स और इधर उधर फजूल टॉपिक्स तैयार करने से बेहतरीन ये तरीका है कि आप डायरेक्ट हिट करें, छोटे वक्त में आप ज्यादा नंबर लें। इसलिए तो लोग फिजिक्स नहीं रखते। फिजिक्स के कैंडिडेट सीएसएस में 220, 23, 25 कितने होंगे, और पीएमएस में 180 होता है। मसला यह है, फिजिक्स आती सबको होती है, लेकिन नंबर देखे जाए तो नंबर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आते? उसकी वजह यही है कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में आपने किया। आपने राइट डायरेक्शन में तैयार किया, वरना फिजिक्स एफएससी वाले को भी आती है, बीएससी वाले को भी आती है। इवन मेरे पास पिछले सेशन में 2 बच्चे थे, वो पीएचडी फिजिक्स थे, उन्हें भी आती है। और मैं तो बिल्कुल किसी काबिल नहीं हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता सिवाय सीएसएस का। कुछ मुझे पता है जिस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सॉरी कोई बात बुरी लगी हो। आज टॉपिक कल वाला थोड़ा सा रह गया था, कर्ल ऑफ अ वेक्टर, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। कर्ल ऑफ अ वेक्टर इतनी बार पेपर में नहीं आया। डाइवर्जेंस आया हुआ है, ग्रेडियंट आया हुआ है, और आपके पास लाइन इंटीग्रल आया हुआ है, और आपके पास सरफेस इंटीग्रल आया हुआ है। कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्या है? कर्ल ऑफ अ वेक्टर हमारे लिए करना जरूरी है, क्योंकि कर्ल ऑफ अ वेक्टर ही दरअसल स्टोक्स लॉ की बेस बनता है। और इसी तरह आपके पास जो ऊपर हमने टॉपिक किया था डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, वो आपके पास बेस बनता है इसकी गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम की। अब देखें कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्या है। कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में, जो कल हमने किया था डाइवर्जेंस के बारे में, उसमें आपके पास ये था कि the maximum value of line integral of a vector function over an area of a surface per unit area of that surface। वो कहना चाह रहा है सिंपल वर्ड में, मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर ए, जो हमने लाइन इंटीग्रल पढ़ा था और जो आपने देखा था, एक आपके पास वेक्टर है ए और उसका लाइन इंटीग्रल लेना है तो ए डॉट डी आर होगा। मैंने आपको बताया था डी आर क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन है। इसी तरह आपके पास सरफेस है, या सरफेस एक वॉल्यूम रखता है, तो उसका आपके पास सरफेस इंटीग्रल, जिसे हम फ्लक्स भी कहते हैं, वो आपके पास होगा ए डॉट डी एस, ये आपके पास होगा। ठीक है जनाब। अब आपके पास बात कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए ओवर अ कर्व सरफेस। ये आपके पास सरफेस है, ये इसकी लाइन जो है, ये इट एक्ट्स एज अ कर्व, इट एक्ट्स एज अ लाइन। तो इसका जो मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल होगा, और उसको रेशियो लेनी है उसकी, किसके साथ? एरिया के साथ। उधर पीछे हमने लिया था, किसके साथ रेशियो ली थी? वॉल्यूम के साथ। अगर सरफेस है तो आपके पास डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ जाएगा। अगर आपके पास लाइन इंटीग्रल है, आपके पास कर्व है, तो ऊपर लाइन इंटीग्रल होगा और नीचे आपके पास क्या हो जाएगी? सरफेस का एरिया हो जाएगा। और ये एरिया कल मैंने बताया था वॉल्यूम 0 के करीब होना चाहिए।
इसी तरह आपके पास एरिया टेंड्स टू जीरो, एरिया जीरो के करीब हो, इंतहाई स्मॉल पैच पे आपने इसका क्या लेना है, लाइन इंटीग्रल लेना है बहुत छोटे एरिया पे, तो वो कर्ल ऑफ वेक्टर ए जो होगा वो आपके पास ये आ जाएगा। अब कल हमने देखा था लाइन इंटीग्रल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल आपके पास होता है ए डॉट डी आर, मैक्सिमम होना चाहिए, और नीचे डेल्टा ए, आप इसमें कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, आप इसमें एस भी लिख सकते हैं। जब हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस करेंगे और जब हम पॉइंटिंग थ्योरम करेंगे तो उसमें ये दोनों चीजें यूज होती हैं, आप इधर ए की जगह एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कर्ल ऑफ ए वेक्टर आ गया। इसी तरह सरफेस कल मैंने कराया था आपको, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, डाइवर्जेंस में आपके पास क्या था, उसमें आपके पास लाइन इंटीग्रल नहीं था, उसमें आपके पास सरफेस इंटीग्रल था, और जब सरफेस इंटीग्रल होगा तो नीचे आपके पास एरिया नहीं आएगा, नीचे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, और वो आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए होगा। इसी तरह कर्ल ऑफ वेक्टर ए में ऊपर आपके पास लाइन इंटीग्रल होगा और नीचे आपके पास क्या होगा, एरिया होगा, उस सरफेस की लाइन पे जो आपके पास एरिया बन रहा है वो वाला, ये वाला, तो ये आपके पास होगा। कल इसमें बहस भी हुई थी, थोड़ी बात हुई थी। तो ये आपके पास कर्ल ऑफ वेक्टर ए आ गया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको पता है, हर चीज को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में भी देखते हैं, क्योंकि वेक्टर जो होता है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, और वो तीन आपको पता है, एक्स वाई जे आई जे के, एक्स वाई जेड आई जे के, तीन कंपोनेंट्स को हम ले रहे हैं। इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर्ल ऑफ अ वेक्टर, मैंने कल बताया था स्टार्ट करते वक्त कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर को आप कहते हैं डेल्टा क्रॉस ए, किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी मतलब इससे डाइवर्जेंस से, ग्रेडियंट से, तो ग्रेडियंट क्रॉस ए ये आपके पास कर्ल है। और अगर आपके पास ग्रेडियंट डॉट ए हो तो ये आपके पास, मैंने बताया था, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास डाइवर्जेंस होगी। तो आपके पास डेल्टा क्रॉस ए आ गया। डेल्टा आपको पता है डेल्टा क्या बराबर होता है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, सिग्मा ओवर सिग्मा एक्स आई, सिग्मा ओवर सिग्मा वाई जे, सिग्मा ओवर सिग्मा जेड के। क्योंकि डेल्टा एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा इसके साथ यूनिट वेक्टर लिखना जरूरी है, इनको आप याद रखिएगा। इसी तरह ए एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टरल फील्ड है जो किसी भी सरफेस में से गुजर रहा है और उसमें लाइन इंटीग्रल पैदा कर रहा है। तो इसके तीन कंपोनेंट्स क्यों से आगे, ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के, ये तीन कंपोनेंट आ गए। इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना, और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको जरूरत नहीं है इसको पूरे को सॉल्व करें, मैंने कल भी बताया था। आप इसे सिंपल लिख लें, डेल्टा क्रॉस ए, पहले आप डेल्टा के लिखें कंपोनेंट, सिग्मा ओवर सिग्मा एक्स, सिग्मा ओवर सिग्मा वाई और सिग्मा ओवर सिग्मा जेड। यहाँ पे सिग्मा आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा, इस न्यूमेरिकल में पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन आपको आएगी तो आप इस काबिल होंगे कि आप न्यूमेरिकल कर सकेंगे। तो फिर जिसको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आती होगी वो फिर मुझे बता दे, फिर इस पे हम एक छोटा सा जो है ट्यूटोरियल रख लेंगे। तो आपके पास डेल्टा क्या है, सिग्मा ओवर सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई, सिग्मा ओवर सिग्मा जेड। इसी तरह ए के कंपोनेंट आपके पास क्या है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ये तीन कंपोनेंट, ये आपके पास आ गई कर्ल ऑफ वेक्टर। अब न्यूमेरिकल में क्या होगा, न्यूमेरिकल में आपको वो कहेगा कर्ल निकालें किसी भी वेक्टर की, वो वेक्टर आपको ए दे देता है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए आपके पास जो है वो आपके पास है, वेक्टर ए आपके पास है ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, या 4i 5j प्लस 6k। तो आपको कहेगा इस वेक्टर का कर्ल निकालें, तो आप कर्ल भी निकाल सकते हैं और आप इसकी डाइवर्जेंस भी निकाल सकते हैं, आप इसकी कर्ल भी निकाल सकते हैं, जो इस तरीके से वैल्यू पुट करें और उसका पार्शियल फ्रैक्शन लें तो कर्ल निकल आएगा। और इसी तरह आप इसकी क्या निकाल सकते हैं, आप इसकी डाइवर्जेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास था कर्ल ऑफ अ वेक्टर। अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर, मैं आपको पहले कह चुका हूँ कर्ल इतना अहम टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी सीएसएस के लिए आपको जो हम पहले कर रहे हैं लिमिटेड है, तो आपको कोई चीज छोड़नी नहीं चाहिए। जो मैं करा रहा हूँ पास्ट पेपर को मद्देनजर रख के ही कराया जा रहा है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर, एक कर्ल ऑफ वेक्टर की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सबसे अहम सिग्निफिकेंस ये है कि ये आपको किसी भी सरफेस में से गुजरने वाली वेक्टरल लाइंस जो हैं, वेक्टर फील्ड जो है, उसके बारे में बताता है कि उसकी मिकदार कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी मेजरमेंट करता है। किसी भी सरफेस में से
गुजरने वाले वेक्टर फील्ड ए की ये मेजरमेंट करता है और ये बताता है कि किसी भी सरफेस में से जो वेक्टर फील्ड गुजरा है वो मिनिमम कब होगा, वो मैक्सिमम कब होगा, ये बताता है आपको कर्ल ऑफ अ वेक्टर। अब इसे देखें, आपके पास लाइन ऑफ इंटीग्रल आपको पता है ए डॉट डी आर होता है, और दरअसल कर्ल ऑफ अ वेक्टर जो है वो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए आपके पास, क्योंकि एरिया तो आपके पास कुछ होना चाहिए, एरिया होगा तो उसमें से वेक्टर फील्ड गुजरेगी, और उसमें से वेक्टर फील्ड गुजरेगी तो आपके पास कोई लाइन इंटीग्रल बनेगा। तो इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन लाइन इंटीग्रल ऑफ ए। अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, ये सरफेस पर ही है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर रखी गई है। ये किस तरह आपके पास रखी गई है, परपेंडिकुलर, और आपके पास वेक्टर फील्ड जो गुजर है वो उसमें से हॉरिजॉन्टल पैरेलल गुजर है, और आपके पास जो आपने सरफेस रखी है वो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखिए इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर है, इसकी चारों साइड जो है, जो आपको चारों नजर आती होगी, थ्री डिमेंशनल आप अज्यूम करें, एक ये साइड, एक ये साइड, एक इसके उस साइड पे, और एक इसके इस साइड पे, एक दो तीन और ये चार, चारों साइड जो है वो चारों साइडें इसके ए के परपेंडिकुलर है। वेक्टर फील्ड ए के जो चारों साइड्स हैं वो वेक्टर फील्ड ए के क्या है, परपेंडिकुलर है, और उन्हीं चारों साइड्स में से वेक्टर फील्ड गुजर है, क्योंकि वो एक चीज शेप बना रही हैं, वो उस चीज को कैद कर रही हैं, और उन चारों की वजह से आपके पास लाइन ऑफ इंटीग्रल पैदा होना था। अब चारों साइड जो है वो 90 डिग्री पे है, अलोंग फोर साइड्स लाइन इंटीग्रल क्या है, ए 90 डिग्री पे है। और आपको पता है लाइन इंटीग्रल की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ए डी आर कोस ऑफ एंगल थीटा। और ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल आपको बता रहा है कि ये सरफेस क्या होनी चाहिए, क्लोज, इसलिए हम चारों सरफेस जो ले रही है वो एक किस्म की क्लोज सरफेस है। अब थीटा आपके पास चारों केसेस में क्या है, थीटा 90 डिग्री है, तो कोस 90 डिग्री आपके पास होता है 0। तो इस तरह ये सरफेस जब परपेंडिकुलरली आप इसे हेल्ड करेंगे इसके इलेक्ट्रिक वेक्टर फील्ड के, तो आपके पास लाइन इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लाइन इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस बात ने आपको बताया कि लाइन इंटीग्रल 0 कब होता है। अब दूसरा सिनेरियो लें, दूसरा केस लें। इन सेकंड केस आप इस सरफेस को परपेंडिकुलर की बजाय हॉरिजॉन्टल रख दें, पैरेलल रख दें आप इसे। अब इसमें से क्या होगा, अब आपके पास ये साइड्स आपको नजर आ रही हैं। अब इसमें से जो साइड्स हैं वो दो ही साइड्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये दोनों साइड जो है, एक पैरेलल है और एक एंटी पैरेलल है। ये भी 90 डिग्री पे है, और आपके पास ये साइड भी क्या है, ये भी 90 डिग्री पे है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या आपके पास लाइन इंटीग्रल जनरेट होगा वो इस तरह मूव करेगा एक क्लोज पाथ पे, मतलब इधर से जाएगा इस तरह, ये आपके पास होगा। तो आपके पास ऊपर वाली सरफेस पे जो कि पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, और नीचे वाली सरफेस जो कि आपके पास पैरेलल है, उस पे जो है लाइन इंटीग्रल आपके पास वेक्टर ए लगेगा। अब देखें दो साइड्स पे होगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो इधर की जानिब आपके पास एंगल क्या बनेगा, आपके पास वेक्टर फील्ड ए भी इधर की जानिब है, और जो इसमें साइड्स है वो भी इस तरफ मूव कर रही है, तो ये आपके पास हो जाएगा एंगल 0 डिग्री। इसी तरह ऊपर को देखें, अब ऊपर को जब इलेक्ट्रिक जो आपके पास लाइन इंटीग्रल होगा, ये इस तरह मूव करेगा, तो अब इसकी डायरेक्शन इधर को होगी। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, यहाँ को। अब आपके पास ए तो इधर को है, डायरेक्शन यहाँ को है, तो आपके पास एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आपके पास एंगल कितना आ जाएगा जनाब, 180 डिग्री। अब आपके पास इन दोनों का सम लें, cos 0, ए डी आर cos 0 प्लस ए डी आर cos 180 डिग्री, तो आपके पास ये आ जाएगा लाइन इंटीग्रल इस सरफेस में से। तो अब आपके पास दोनों को कर लें, cos 0 1 होता है, cos 180 डिग्री -1 होता है, -1 + 1 क्या हो गया, 0। तो इस केस में भी आपके पास लाइन इंटीग्रल क्या होगा, आपके पास लाइन इंटीग्रल 0 होगा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी लाइन इंटीग्रल 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लाइन इंटीग्रल 0। तो इन दोनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल के दरमियान
इनकी एक ऐसी डायरेक्शन होगी जहां पे आपके पास लाइन इंटीग्रल मैक्सिमम होगा, और वो कहीं इस और इस डायरेक्शन 90 और 0 की डायरेक्शन के दरमियान कहीं पे लाई करता होगा। तो वो इन दोनों के दरमियान जो डायरेक्शन होगी वहां पे लाई करता होगा। तो कर्ल ऑफ वेक्टर आपको बताता है कि आपका लाइन इंटीग्रल मैक्सिमम कब होगा, वो होगा परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन है उसके दरमियान कहीं पे आपका कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमम होगा। ये कर्ल की एक फिजिकल सिग्निफिकेंस थी। एंड अदर फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज स्टोक्स थ्योरम, एंड दैट स्टोक्स थ्योरम इज यूज्ड। ये स्टोक्स थ्योरम बाद में आप इस्तेमाल करेंगे गाउस थ्योरम में डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए, एम्पियर्स लॉ में डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए, पॉइंटिंग वेक्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए, फैराडेस लॉ में डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए। मैक्सवेल की चारों इक्वेशन जो आप निकालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मैक्सवेल इक्वेशन, उन चारों में भी इस स्टोक्स लॉ का बड़ा अमल दखल होगा। तो इसका मतलब दो फिजिकल सिग्निफिकेंस हैं। One is the measurement of line of integral, when the line of integral will be maximum and in which direction it would be maximum, एक ये बताएगा। और दूसरा आपको लाइन इंटीग्रल बताएगा बाकी सारी इक्वेशंस ड्राइव करने में, वो इक्वेशन जो फिजिक्स में बड़ी अहमियत की हामिल है, ये आपके पास लाइन इंटीग्रल का काम होगा। तो ये आज लाइन इंटीग्रल था। लाइन इंटीग्रल इतना अहम नहीं जितने बाकी मानदा टॉपिक जो थे वो अहम थे। अब आगे चलते हैं, मैं आपसे इसके बाद सवाल पूछता हूँ। स्टेट एंड प्रूव गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पास है वेक्टर्स में से, वो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है। अब स्टूडेंट्स ये नहीं करके जाते, पहली बात आपके पास जितनी भी इंटरनेशनल बुक्स हैं उनमें ये है ही नहीं, और जिनमें है आपको समझ ही नहीं आता, ठीक है। और तीसरी बात, लोग वेक्टर के वो पोर्शन कर लेते हैं जो उनके दिल को भाते हैं, जो आसान आसान है, और वो टॉपिक जो दिल को नहीं भाते लेकिन वो एग्जामिनर को भाते हैं वो नहीं करके जाते। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम आई एम प्रीटी श्योर के इस बार आपके 2022 में पक्का आएगा, सीएसएस में आएगा या पीएमएस में आएगा लाजमी। और आप सारे फ्रेश ही हैं, दूसरी अटेम्प्ट है, तीसरी में आ जाएगा, अल्लाह ना करे आप फेल हो, अल्लाह माफ करे। वैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम बहुत ज्यादा अहम है, और ये सारे जितने टॉपिक पीछे अभी किए हैं वेक्टर्स में, वो सब जिसको समझ आ गया उसे ये टॉपिक समझना बहुत आसान है। अब देखें गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम कहता क्या है। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम आपके पास क्या रहा है, आपने गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम जब भी लिखना है, आपने पहले लिखनी है इसका इंट्रोडक्शन, या आप इसका थ्योरम स्टेटमेंट लिखें। दूसरे पे आप इसकी डेरिवेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें। तीसरे पे प्रूफ में डायग्राम, और एंड पे आप पांचवा पॉइंट बनाते हैं, वो होगी इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो वो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। अब देखें आपके पास गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है। आप प्लीज माइक बंद कर लें, किसी का माइक जा रहा है, भाई साहब आपका जा रहा है। हाँ देखें, अब गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम इसकी स्टेटमेंट समझ ली, जिसने उसको सब आ गया। वो कहता क्या है, ये स्टेटमेंट है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए का सरफेस इंटीग्रल, कल से हम यही बात कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए। बस ये आपके पास एक सरफेस है, उसका सरफेस इंटीग्रल मैंने कल आपको बताया था ए डॉट डी एस। सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बराबर होता है वॉल्यूम इंटीग्रल, ये आपके पास वॉल्यूम है, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, ये इंटीग्रल है वॉल्यूम का, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ, ये एंड दरमियान में क्या है, ये डाइवर्जेंस है। ये आपको पता है कि डेल्टा डॉट ए क्या होता है, डाइवर्जेंस, और डेल्टा क्रॉस ए क्या होता है, कर्ल। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर ए। बस इतना आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, आप लिख लें सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए, बस
टेकन ओवर अ क्लोज सरफेस, आप अभी ऊपर करके आए हैं कि सरफेस इंटीग्रल आप एक क्लोज सरफेस में ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि इट इज अ क्लोज सरफेस। अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। सरफेस इंटीग्रल जी सॉरी, लाइट का इशू हो गया यहाँ। देखें, तो आपके पास जो है सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल ऑफ कंपोनेंट वेक्टर ए डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। ये बात तो हो गई कि आपके पास यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ कोई भी वेक्टर है ए, वो बराबर होगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर ए। अब इसका प्रूफ देखना है जी, आपको समझ आ रही है जी स्टूडेंट, जी कैंडिडेट्स, हेलो। सर स्क्रीन शॉट नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, यहाँ तक ठीक है। हाँ बस मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है आपको? नहीं, हाँ एक मिनट सॉरी, अब आ रही है? सर अब हाँ जी अब आ रही है। चलिए स्टार्ट। देखें, आपके पास ये होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन में इतना मसला नहीं था। सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर ए। ये आपके पास बराबर होता है गाउसियन डाइवर्जेंस थ्योरम। अब इसका प्रूफ है, इंतहाई आसान प्रूफ है। एक प्रूफ समझ लें, अगले जो टॉपिक है उसका खुद ब खुद प्रूफ समझ आ जाएगा। उसमें आपके पास प्रूफ में ये है कि आप एक सरफेस लें, ये आपने सरफेस ली, इस सरफेस को इंतहाई छोटे पैचेस में तकसीम कर लें, डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा V3, इस तरह करके डेल्टा Vn तक ले जाएं। और ये छोटे छोटे जो वॉल्यूम है ये किसी सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने इस पूरी सरफेस में से फ्लक्स निकालना था। आपने इसका फ्लक्स इस तरह निकालना है कि आपने इसके छोटे छोटे पैचेस बना लिए, आपने हर पैच में से अलग फ्लक्स निकाला और उन सब फ्लक्स को जमा करेंगे तो आपके पास टोटल फ्लक्स बन जाएगा। और आपको पता है कि ये जो हम पढ़ते रहे हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जो होता है वो ए डॉट डी आर होता है, एफ डॉट डी आर होता है। और जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो आपके पास कल बात हुई थी, वो बराबर होता है फ्लक्स के बराबर होता है। तो अब आपके पास आपने एक सरफेस ली, सरफेस को इंतहाई छोटे छोटे पैचेस में तकसीम कर दिया, डेल्टा V1, V2, Vn तक आप चले गए। अब आपने फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, कोई भी सरफेस एस आई है, यहाँ पे कहीं है आईथ सरफेस है, तो उसका फ्लक्स क्या होगा, ए डॉट डी एस आई। वैसे ये समझाने के लिए आपको उसने राइटर ने लिखा है कि एक आईथ कंपार्टमेंट में से, आईथ कंपोनेंट में से, आईथ पैच में से आपके पास फ्लक्स क्या होगा, ए डॉट डी एस आई। इसी तरह 1 में से क्या होगा, ए डॉट डी एस 1, 2 में से क्या होगा, ए डॉट डी एस 2। ये आपके पास होगा। अब देखें नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या होगा, डेल्टा फ्लक्स 1, 2, 3 से लेकर आपके पास एन तक टोटल फ्लक्स जो है वो क्या क्या होगा, इन सब सरफेस में से हर सरफेस का जो आपके पास फ्लक्स होगा उसको जमा कर लिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, वो टोटल फ्लक्स के बराबर होगा। तो उसने यहाँ पे इसे लिख लिया, सबको जमा करने की बजाय आपको समेशन दे दिया, ये उसने आपके पास समेशन लिख दिया। तो समेशन आपके पास क्या आ गया, डेल्टा फ्लक्स आई, ये टोटल आपके पास क्या आ गया, समेशन आ गया। इस आई 1 से लेकर ये एन तक है, ये समेशन का निशान है। तो ये डेल्टा फ्लक्स आई आ गया। अब यहाँ पे डेल्टा फ्लक्स आई आपको पता है ऊपर हम पुट करके आए ए डॉट डी एस आई के बराबर है, तो आपके पास ए डॉट डी एस आई आ गया।
और इस सब की वैल्यू पुट करें तो आपके पास इस टोटल सरफेस में से फ्लक्स आ जाएगा। यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। अब आपके पास ए डॉट डी एस आई है, आप कह रहे हैं गाउसियन डाइवर्जेंस थ्योरम, और गाउसियन डाइवर्जेंस थ्योरम में आपके पास वॉल्यूम की बात होती है। आप इस तरह करें, आप इसको डेल्टा वी आई से मल्टीप्लाई भी कर दें और डेल्टा वी आई से डिवाइड भी कर दें। इसको डेल्टा वी लाने के लिए, वॉल्यूम लाने के लिए डेल्टा वी आई से डिवाइड भी कर दें और डेल्टा वी आई से आप लोग इसे मल्टीप्लाई भी कर दें। यहाँ तक मुझे उम्मीद आपको कोई मसला नहीं। अब देखें लिमिटिंग केसेस में क्या होता है। लिमिट डेल्टा जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैथ में आप सेकंड ईयर में करके भी आए हैं। डेल्टा बराबर होता है डिफरेंशियल के, जब आप लिमिट अप्लाई करते हो डेल्टा बराबर होता है डिफरेंशियल के, और ये जो समेशन का निशान है ये किसमें तब्दील हो जाएगा, इंटीग्रल में। इंटीग्रल दरअसल सम ही का नाम है, 0 से लेकर 10 तक निकालना है तो वो 0 से 10 तक तमाम चीजों को जमा करेगा। रिकॉल करें एफएससी को, आप इसमें करते भी रहे हैं। इसी तरह ये जो डेल्टा है ये चेंज होता है और डिफरेंशियल जो होता है वो चेंज होता है। तो आप इसमें लिमिटिंग केसेस में समेशन को लिमिट ले सकते हैं और डेल्टा को आप डी डिफरेंशियल ले सकते हैं। आप इसमें वैल्यू पुट कर दें तो इसकी जगह आप इसकी जगह लिमिट पुट करेंगे, अभी रहने दें बस। ये लिमिट डेल्टा वी आई अप्रोचेस टू 0 ए डॉट डी एस आई डेल्टा वी आई, ये आपको पता है बराबर होता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। ये हम कल करके आए हैं, इसलिए बार बार मैं कहता रहा था कि आज का टॉपिक जो है उसमें आपको पहले टॉपिक आने चाहिए। अब देखें कल हमने किया है कि लिमिट डेल्टा वी आई बहुत छोटा हो और ऊपर आपके पास सरफेस इंटीग्रल है, नीचे डेल्टा वॉल्यूम है जो कि बहुत छोटा है, तो ये बराबर होता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए के। अब आपके पास यहाँ पे इस चीज की जगह, इस पूरे फैक्टर की जगह इस पूरे फैक्टर की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह आप डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए पुट कर सकते हैं जो कि आपके पास है डेल्टा डॉट ए। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, डेल्टा डॉट ए। इसकी जगह आपने डेल्टा डॉट ए पुट कर दिया, ये आपके पास चेंज हो गया किसमें, लिमिट में। तो लिमिट आ गई, डेल्टा डॉट ए आ गया, और ये जो डेल्टा वी आई है डेल्टा किसमें चेंज हो गया, डिफरेंशियल में। तो वो आपके पास आ गया डी डी हो गया आपके पास। तो आपके पास नेट फ्लक्स किसके बराबर आ गया, डेल्टा डॉट ए